नमस्कार। प्रारब्ध के मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन चैनल के बेल आइकन को भी जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं ओमकार चौधरी सर। ओमकार सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आपको भी और दर्शकों को भी नमस्कार। जी सर। सर, आज एक बिना मतलब का काम करते हैं, वह चीज जो कभी थी ही नहीं, कभी दिखाई नहीं दी। आज उस चीज के बारे में न सिर्फ बात करेंगे, बल्कि उसको विखंडित हुआ घोषित भी करेंगे, जो उसने खुद किया है। मैं बात कर रहा हूं सर 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बने सो कॉल्ड कथित इंडी अलायंस की, जो कि विपक्षी गठबंधन था। अब न जाने ये अस्तित्व की मजबूरी थी, ये अस्तित्व बचाना है, और इसलिए जैसा देखा गया है कि कुछ जानवर जब बेहद सर्द मौसम आता है, अस्तित्व के ऊपर संकट आता है, तो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और इस तरीके से गठन होता है इंडी अलायंस का। हालांकि कहने वाले उस गठन का एक तोहमत नीतीश कुमार जी पर भी लगाते हैं, लेकिन वो इतिहास हो गया और तब से गंगा में बहुत पानी बह चुका। और कल नीतीश कुमार जी ने इंडी अलायंस के प्रचंड जीत के बाद बिहार में शपथ भी ले ली। लेकिन आप प्रारब्ध देखिए सर, उसी बिहार के इतने बड़े नतीजे आने के बाद वही इंडी अलायंस अब समाप्ति की राह पे है। हालांकि वो कभी था ही नहीं। दिल्ली के चुनाव में देखा गया नहीं था, हरियाणा के चुनाव में तलाशा नहीं था, महाराष्ट्र के चुनाव में तलाशा वहां नहीं था, बिहार में भी फ्रेंडली फाइट, न जाने कौन सी ये नई परिभाषा गढ़ी जा रही है राजनीति की, इलेक्शन लड़ने की। सर, आखिर राहुल गांधी ने अकेले चलने का फैसला क्यों कर लिया? हालांकि वेणुगोपाल ने इसका खंडन किया है, लेकिन वो स्वीकार भी कब करते हैं? 95 हार स्वीकार नहीं, तो इंडी गठबंधन का बिखराव भी स्वीकार नहीं। राहुल और कांग्रेस क्या अकेले चलने का ये फैसला मजबूरी में लिया है, या अब उन्हें लग गया है कि राहुल गांधी का नेतृत्व विपक्ष को स्वीकार नहीं है? अबू आजमी देख लीजिए, रविदास मेहरोत्रा देख लीजिए, कई सारे लोग सपा के हों, आरजेडी से आवाजें आ रही हैं। क्या लगता है सर आपको, प्लीज? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय एक्चुअल में आपने चुना है आज, और इस पर थोड़ा सा खुल करके बात करते हैं अवनीश जी आज। देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं करती है, ये तो बार बार सिद्ध हो चुका है। गुलाम नबी आजाद हों, कपिल सिब्बल हों, समय समय पर बहुत सारे लोग पार्टी को छोड़ करके जाते रहे हैं, और जो सेकंड जनरेशन के लोग थे उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह से लेकर के सुष्मिता देव, ऐसे अनेक चेहरों को मैं गिना सकता हूं, अशोक तंवर से लेकर के बहुत सारे लोग जो राहुल गांधी के करीबी हुआ करते थे और राहुल गांधी को और कांग्रेस को छोड़ करके चले गए। इनमें कोई सांगठनिक क्षमता नहीं है, पार्टी को कैसे चलाया जाता है ये पता नहीं है, चुनावी प्रबंधन कैसे होता है उनको ये पता नहीं है, किसी चुनाव की तैयारियों में संगठन को और जो वास्तव में काबिल लोग हैं उनको कैसे जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, कोऑर्डिनेशन से लेकर के तमाम दूसरी चीजें जो होनी चाहिए, उनके प्रति जो एक सीरियसनेस होनी चाहिए वो है कि नहीं है, ये भी बार बार साबित हो चुका है। इनकी कांग्रेस में स्वीकार्यता केवल इसलिए है कि ये सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बेटे हैं। अगर ये इनके बेटे ना हुए होते तो मुझे आप ये बताइए कि किसी के नेतृत्व में अगर 10 चुनाव भी पॉलिटिकल पार्टी हार जाए तो क्या बाकी के पॉलिटिकल पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उसको बर्दाश्त करेंगे, उसको उठा करके ना फेंक देंगे? 2009 में क्या हुआ था लाल कृष्ण आडवाणी के साथ में? उनको नेतृत्व सौंपा गया था, उनको प्रधानमंत्री का पद का चेहरा बनाया गया था, और अटल जी के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ था 2004 में तो भारतीय जनता पार्टी को 138 सीटें आ गई थी। जब 2009 में आडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो वो 138 से घट करके 116 पर आ गई। और इसके बावजूद आडवाणी जी चाहते थे कि 2012-13 में उनके अलावा
किसी और चेहरे की तलाश ना की जाए। यानी 2014 में भी वो ही बीजेपी का और एनडीए का चेहरा बनने के लिए उतावले थे। वो तो पार्टी के भीतर से ही एक पूरा धड़ा बल के अधिकांश नेता इसके लिए तैयार हो गए कि भाई अब नरेंद्र मोदी को गुजरात की सीमाओं से बाहर निकाला जाए और दिल्ली लाया जाए। याद करिए सितंबर 2013 जब इनको घोषित किया जा रहा था तो कैसे फूफा बने बैठे थे, आडवाणी से लेकर के सुषमा स्वराज और कई लोग। तो खैर उसको अगर हम अभी छोड़ भी दें और कांग्रेस पर ही अपने को फोकस करें, तो कांग्रेस के भीतर भी तो आप देखिए क्या हो रहा है। कांग्रेस में एक एक करके वो सब अब जा रहे हैं जिनको कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। जो 7 पेज की चिट्ठी गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ते हुए सोनिया गांधी को लिखी थी, उसमें वो सब कारण बताए गए थे कि वो पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी कई मेल और मेरे जैसे सीनियर नेताओं की कई मेल राहुल गांधी के ऑफिस की मेल पर पड़ी हैं, उनका कोई जवाब तक नहीं है और ये सीनियर नेताओं से मिलते तक नहीं है, सलाह लेने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा में तो कैमरे पर कभी झाड़ू लगाने वालियों के साथ फोटो गलबैया करते हुए, कभी किसी के साथ, कभी कुलियों के बैग उठा लेते हैं, कभी सब्जी मंडी में जाकर सब्जी का भाव पूछते हैं, कभी धान के खेत में माइक लगा करके रोपते हुए दिखाई देते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ यात्रा करते हुए वीडियो निकालते हैं, लेकिन एक्चुअल में पार्टी के भीतर ही ये कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं। तो इंडी अलायंस के नेताओं के साथ इनका कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है, जो अपनी पार्टी के भीतर ही लोगों को सम्मान ना दे रहे हों। आप जब तुलना करते हैं ना कि आपका मुकाबला किससे है, आप खड़े किसके सामने हैं, आप किसको हराने का ख्वाब देख रहे हैं और उनको हरा करके आप प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उन लोगों को अगर आप देखेंगे तो जब ये मलेशिया और लैटिन अमेरिका के देशों की यात्रा पर थे, अवनीश जी याद करिए, दर्शकों को याद आ जाएगा, अमित शाह कभी चिराग को बुला रहे थे, कभी कुशवाहा को बुला रहे थे, कभी जीतन मांझी को बुला रहे थे, और जो समस्याएं आ रही थी डे बाय डे की सीटों को लेकर के, दावेदारियों को लेकर के या दूसरे गिले शिकवों को लेकर के, वो शॉर्ट आउट कर रहे थे, खत्म कर रहे थे। इसके अलावा जनता दल यू की तरफ से भी जब कुछ प्रॉब्लम्स आई तो अमित शाह ने फ्लाइट पकड़ी और सीधे पटना में लैंड किए, एक अणे मार्ग पर जाकर के 1.5-2 घंटे तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, ललन सिंह से और उनके दूसरे सहयोगियों से, संजय झा वगैरह से चर्चा की, उसे शॉर्ट आउट किया, उसी समय खत्म किया मामले को और आगे बढ़ गए। जितना बेहतरीन कोऑर्डिनेशन इस बार बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच में देखने को मिला, उसका नतीजा भी देख लीजिए। स्ट्राइक रेट क्या है उनकी, किसी की 90% स्ट्राइक रेट है, किसी की 90 से भी ऊपर चली गई है, और अधिकांश सीट जो हम कह रहे थे शुरू से ही कि महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है बिहार, वही हुआ। वहां 50 सीटें वो छू नहीं पाए तीनों दल मिलकर के, और यहाँ ये भी 50 सीटें छू नहीं पाए। तो ये सब कैसे होता है? क्या राहुल गांधी उपलब्ध थे यहाँ पर, या राहुल गांधी का कोई पहरवा उपलब्ध था उन समस्याओं को शॉर्ट आउट करने के लिए? कोई नहीं था। और याद करिए जब ये विदेश यात्रा से लौटे तो उसके बाद भी इनके पास समय नहीं था कि ये तेजस्वी यादव से बात करें या दूसरे लोगों से बात करें और चीजों को सुलझाएं। और तब ये आकर के कभी चंडीगढ़ जा रहे थे कि साहब एक दलित आईपीएस ने सुसाइड कर लिया, कभी ये हरिओम वाल्मीकि के यहाँ रायबरेली जा रहे थे, कभी असम जा रहे थे। पहले चरण के नामांकन के 36 घंटे बचे थे, तब इन्होंने अशोक गहलोत को पटना रवाना किया कि जाकर के आप देखो क्या है, और तब मजबूरी में तेजस्वी यादव को सीएम पद का कैंडिडेट घोषित किया, और वो मुकेश सहनी बराबर के कमरे में बैठे हुए थे गाल फुलाए हुए
कि जब तक मुझे डिप्टी सीएम घोषित नहीं करोगे तब तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नहीं आऊंगा। तो ये कोऑर्डिनेशन होता है क्या? ये संगठन चलाने वाली बात होती है क्या? तो जो आप कह रहे हैं ना, जो विषय आपने रखा है, एक्चुअल में अगर आप देखें, लोकसभा चुनाव के समय ही ममता बनर्जी महागठबंधन से बाहर निकल चुकी थी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में इनके साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा भी कौन से राज्य में इनका ठीक तरीके से और स्मूथली सीटों का तालमेल हुआ, मुझे बता दीजिए। एक में भी नहीं। आखिरी समय तक भी महाराष्ट्र में भी जूतों में दाल बट रही थी और कई राज्यों में यही हुआ। तो सबसे बड़ी बाधा कौन है? देखिए, अतीत में भी जब जब कोई बड़ी मीटिंग बुलाई गई कोऑर्डिनेशन के लिए, यूपीए के समय भी और बाकी बाकी यूपीए की हत्या करके जब ये नया इंडी अलायंस गठित किया तब भी राहुल गांधी को कन्वीनर क्यों नहीं बना पाई सोनिया गांधी या बाकी जो कांग्रेस के नेता थे? क्योंकि राहुल गांधी को कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, या जब तक नीतीश कुमार थे वो हो, या अरविंद केजरीवाल हो, कोई इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर हुआ कि चलो अनौपचारिक तौर पर उनको ही बना दीजिए, उनको ही संयोजक का दायित्व दे दीजिए। लेकिन कोई भी गठबंधन होता है उसका कोई ऑफिस तो होता होगा, कोई सेक्रेटरिएट तो होता होगा, कोई बाबू तो बैठता होगा, कोई वहां जाकर के मीटिंग तो चाय वाय तो गपशप मारने के लिए पत्रकारों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड कोई तो बैठता होगा। कोई है क्या? कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और जब जरूरत पड़ती है पार्लियामेंट में फ्लोर मैनेजमेंट के नाम पर ये लोग मीटिंग बुलाते हैं, उसमें बाकी लोग भी तैयार हो जाते हैं कि चलो भाई मोदी सरकार को घेरेंगे, लेकिन क्या पार्लियामेंट को चलने देते हैं ये? तो जो फ्लोर मैनेजमेंट के नाम पर इकट्ठा होते भी हैं वो भी मन मसोस के रह जाते हैं, क्योंकि वहां भी राहुल गांधी की धींगा मुस्ती और मनमानी देखने को मिलती है। तो इसलिए जो मैं कह रहा था कि आपने आज बहुत अच्छा विषय चुना है, इसलिए कह रहा था कि इंडी अलायंस एक तो फॉर्मली कभी बना नहीं, उसका कोई आकार, कोई स्वरूप, कोई उसका सचिवालय बना नहीं, कोई दफ्तर बना नहीं। और दूसरे जिस तरीके से ये चल रहा है ना, उसको तो सवाल उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने भी खड़े कर दिए थे, कीर्ति आजाद ने भी खड़े कर दिए थे। जब ये बात आई थी कि इससे तो अच्छा है कि ममता बनर्जी को ही इसका कन्वीनर बना दो, वो कलकत्ता से सब देख लेंगी, संभाल लेंगी और कोऑर्डिनेशन कर लेंगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि इंडिया अलायंस जिंदा है क्या? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कभी हमें पूछा नहीं गया, कभी कोई मीटिंग बुलाई नहीं गई। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, जैसे ये इसके मालिक हों, सीईओ हों और बाकी सब कर्मचारी हों जिनको डांटने, फटकारने, दुत्कारने और धकियाने। अभी धकियाने का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें पीछे पीछे सोनिया गांधी चल रही है और आगे राहुल गांधी है, और किसी टोपी लगाए हुए, शायद वो सेवा दल का कोई कार्यकर्ता था जिसको राहुल गांधी धकिया रहे हैं। तो लोगों ने फिर उसमें देखा, दिखाया पैरेलल नरेंद्र मोदी के कुछ वीडियो संलग्न करके कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं कि कोई कार्यकर्ता अगर सेल्फी निकालना चाहता है या उनसे बात करना चाहता है तो उसके लिए रुकते हैं, उससे बात करते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को धक्के मारते हैं। तो ये आप देखें तो इस समय कई घटक दल जो इंडिया अलायंस के सहयोगी रहे उनमें भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। वो ये महसूस कर रहे हैं कि राज्य दर राज्य ये कांग्रेस को भी हरा रहे हैं, ये गठबंधन सहयोगियों की लुटिया भी डुबो रहे हैं। बिल्कुल सर। और आपने कहा कि इंडिया अलायंस का कोई ऑफिस, कोई सेक्रेटरी, कोई बैठक, वो तो छोड़ दीजिए। हाँ, चाय नाश्ते की आपने बात कही तो मुझे याद आता है कि इंडिया अलायंस जब बना ही बना था और 3 महीनों तक कोई उसमें सुगबुगाहट नहीं हुई, तो खुद उसी अलायंस के नेता ने कहा था कि नहीं साहब, वहाँ चाय और समोसा तो आया था। तो इंडिया अलायंस की पूरी परिकल्पना जो है वो चाय और समोसे तक ही रह के चली गई।
सर, मैं एक बात हमेशा राहुल गांधी के बारे में ऑब्जर्व करता हूँ, उनकी कांग्रेस। मैं जब राहुल गांधी कहता हूँ तो राहुल गांधी उनकी कांग्रेस जिसके वो मालिक हैं। इन्होंने ये तो मान लिया है और ये स्थापित भी हो गया है कि वो नरेंद्र मोदी को, उनकी राजनीति को कम से कम चुनावी मैदान में पराजित नहीं कर सकते। और इसकी पुष्टि तब होती है जब राहुल गांधी, कांग्रेस, उनका इकोसिस्टम गैर लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता हथियाने की कोशिश करता हुआ या उसके सपने पालते हुए दिखाई देता है। जैसे वो चाहते हैं बांग्लादेश हो जाए और नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो जाए। वो चाहते हैं कि देश में नेपाल हो जाए और सत्ता से बाहर हो जाए। हालांकि मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, मैंने अपने यहाँ एक वीडियो भी किया कि बधाई हो राहुल गांधी जी, आप जिस जिन जी को सड़कों पर उतारना चाहते थे भारत में, वो सड़कों पर उतर गया है। अरुणाचल प्रदेश में एथनिक वहां का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहां के युवा हैं, वो सड़क पर उतर गए हैं क्योंकि उन्होंने पाया है कि 2000 प्रतिदिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी अरुणाचल प्रदेश में घुस रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। युवा चेहरे सारे 20, 22, 24 की उम्र के हैं। उसी के साथ उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए, या उत्तर भारत में कहूं, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत, धीरेन्द्र शास्त्री 29 साल के युवा सनातन हिंदू एकता जनजागरण की यात्रा लेके लाखों लाख लोगों के साथ चले वृंदावन में। अभी 3 दिन पहले उनकी यात्रा समाप्त हुई है। तो राहुल गांधी की हसरत तो पूरी हो गई, लेकिन भारत दूसरे तरीके से रिएक्ट किया यहाँ के जनजी ने, भारत बनाने के नाम पर, अपने पूर्वोत्तर को, वहां की डेमोग्राफी सुधारने के नाम पे। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बीच 10-12 ऐसे कांग्रेसी इकोसिस्टम के पत्रकार थे जिनको फॉरेन में ट्रेनिंग दी गई है बाकायदे? राहुल गांधी, जब से शेख हसीना को वहां के सो कॉल्ड ट्राइब्यूनल ने एक फैसला सुनाया है, ठीक शेख मुजीबुर रहमान की तरह, उसके बाद से कांग्रेसी इकोसिस्टम के हैंडल्स पे जाइए तो लोग कह रहे हैं कि यही यहां भी होगा। एक दिन जरूर आएगा, इलेक्शन कमीशन यहाँ का ऐसे किया जाएगा। और उसकी परिकल्पना करते करते अजीब सी दबी दबी वो खुशी उनकी दिखाई देती है, जो कि बेहद खतरनाक है, एक हत्यारी सोच है। वो प्रधानमंत्री के बारे में भी ऐसा सोचते हुए दिखाई देते हैं। राहुल गांधी इस देश में अराजकता, हिंसा के बल पर ही कोई तानाशाही अब ला रहे हैं या लाना चाहते हैं, या कम से कम विपक्ष के रूप में ही सही, सत्ता तो उन्हें हासिल होनी नहीं है। क्योंकि उनका एक डीएनए बैकग्राउंड तो है ना सर। इंदिरा गांधी ने इसी देश में इमरजेंसी लगाई थी। तो अगर कोई कर सकता है या सोच सकता है तो राहुल गांधी क्यों नहीं? क्योंकि चुनाव लड़ना और उसको जीतना तो ये उनके बस के बाहर की बात है सर। इसके 2-3 पक्ष हैं, वो सारे देखने पड़ेंगे अवनीश जी। पहला पक्ष तो ये है कि क्या भारत श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश है? क्या भारत इतना पिद्दी सा देश है और यहाँ पर जो वहाँ जमात और दूसरे जो एक्सट्रीमिस्ट संगठन थे, उसकी तरीके से यहाँ पर क्या कोई ऐसा संगठन है जो कभी भी सड़कों पर आकर के उत्पात मचा देता है या मचा सकता है? पहले भी मैंने कहा था ये बात। करीब 12-13 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारें हैं, अपने मुख्यमंत्री हैं, और करीब 6 या 7 राज्यों में अब एनडीए की सरकारें हैं। यानी करीब 30-32 जो स्टेट हैं, अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से 21-22 राज्यों में तो अपनी सरकारें हैं, अपने मुख्यमंत्री हैं, अपना तंत्र है, अपना प्रशासन है, अपनी पुलिस है। तो इन राज्यों में तो कोई सिर उठा नहीं सकता, उठाएगा तो बहुत बुरी तरह पीटेगा और वो वहीं पहुंचेगा जहां वो पहुंचने का अधिकारी है। दूसरी बात यह है कि इन देशों में जो भी इस तरह की गतिविधियां हुई हैं या वित्त पोषण हुआ है या कहीं से डीप स्टेट या अमेरिका या किसी ने भी साजिशें रची हैं, बुनी हैं, तो उसकी वजह ये थी कि कुछ बुनियादी तत्व थे वहां पर, कुछ कारण थे, भ्रष्टाचार के भी थे, वंशवाद के भी थे और मिस रूल के भी थे। जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए गए थे। डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई थी। इवन शेख हसीना, भले ही भारत ने उनको शरण दी है और वहां यहाँ पर वो इस समय सुरक्षित अपना जीवन जी रही हैं बहन के साथ में, पर उन पर भी
बहुत गंभीर आरोप थे। जिस तरीके से चुनाव कराए गए थे या जिस तरीके से जनादेश प्राप्त किया गया था, उसको लेकर के उनकी भी नीयत पर सवाल तो खड़े हो रहे थे। गलत तरीके से उनकी सरकार का तख्ता पलटा गया, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, और फिर गलत तरीके से वहां पर हिंसा वगैरह की गई, ये भी। तो हाँ, आपने ठीक दिखा दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी देश के अब कितने राज्यों पर काबिज है, और उनके सहयोगी भी। तो इससे पता चलता है कि आप भारत जैसे देश में इस तरह की गुस्ताखी नहीं कर सकते, नहीं करा सकते। दूसरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ की सेना, हमारे यहाँ का सुरक्षा बल, वो पूरा एकदम चुस्त चौकस और समर्पित है। वो तिरंगे के प्रति और संविधान के प्रति पूरी तरीके से वो अपने आप को समर्पित करके ही जो सरहदें हैं उनको भी सुरक्षित करता है। और जब आपत्ति काल होता है, आपत्ति काल मतलब कोई आपदा आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, उस समय जब भी उनको निर्देश मिलता है तो वो उसमें भी जुट जाता है। तो ऐसे में हमारे यहाँ तो इनको ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए, इनको भी, और जो इनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका में बैठ करके या दूसरी जगह बैठ करके, उनको भी ये भूल जाना चाहिए कि भारत में इस तरह की चीजें हो सकती है। दूसरी बात जो आपने कही कि कुछ पत्रकारों को अमेरिका में भेज करके कुछ शायद ट्रेंड वगैरह किया गया या कुछ ऐसे काम किए गए, तो सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ा संकट क्या होता है अवनीश जी, वो होता है ये कि आपकी अपनी विश्वसनीयता कितनी है, आप पर कितने लोग भरोसा करते हैं। तो जिन पत्रकारों को वित्त पोषित करके या प्रायोजित करके उनकी यात्रा को जिनको घुमाया गया वहां पर, उनमें से कितने लोगों पर भरोसा टिकता है, दर्शकों का या लोगों का या भारत के नागरिकों का। और इनमें से देखिए कई, आशुतोष समेत कई लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है अपने कार्यक्रम में। मैंने तो वो कार्यक्रम नहीं देखा, लेकिन भाऊ ने मुझे बताया, वो सत्य हिंदी कभी कभी देखते हैं, हिंदी चैनल, मैं तो नहीं देखता इनके। तो उन्होंने बताया कि उसने, आशुतोष ने ये कहा कि साहब हम भी तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं नरेंद्र मोदी और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो हम लोग भी हर राज्य के चुनाव से पहले एक ऐसा माहौल बनाने में जुट जाते हैं कि जैसे इस बार तो ये गए, और बाद में जब परिणाम आते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम चूंकि पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे, इसलिए हम जमीनी हकीकत को अनदेखा कर रहे थे। जो बाइट्स आ रही थी लोगों की, आम लोगों की, उनको भी हम नहीं देख रहे थे, या देख रहे थे तो उन पर हंसने की कोशिश कर रहे थे। तो चलो कम से कम आपने स्वीकार करना शुरू किया। तो सबसे बड़ा संकट क्या है इनके साथ, विश्वसनीयता का, भरोसे का। और ये इनके साथ ही नहीं है, ये राहुल गांधी के साथ भी है, ये विपक्षी दलों के साथ भी है। लोगों का उन पर भरोसा जम ही नहीं रहा है, और ये उनके अपने बयानों से, अपने कर्मों की वजह से। ये जो मंच पर खड़े, आज तक मुझे बता दीजिए कि इस आदमी के अलावा इस देश में आज तक किसी ने भी क्या ये हिमाकत की है कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस दिया सलाई दिखाने की जरूरत है। और आप नेता प्रतिपक्ष, एक एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, और एक आचरण में एक जो जिसको हम कहते हैं ना कि प्रामाणिकता, वो होनी चाहिए अगर आप नेता प्रतिपक्ष हैं। और आप अगर मान लिया आपको मेरे चेहरे से नफरत है, या नरेंद्र मोदी को आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम कैमरों पर आकर के वो सब क्या आपको शो करना चाहिए। अगर आपको गालियां ही दिलवानी है ओमकार चौधरी को या नरेंद्र मोदी को या अवनीश शर्मा को, तो भाई आपकी टीम में तो बहुत सारे लोग हैं गालीबाज, तो उनको आप कैमरे पे भेज दीजिए। आप खुद क्यों सामने आ रहे हैं, अपनी छवि क्यों खराब कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे खानदान से जिसमें 3 प्रधानमंत्री हुए और 3 में से 2 ने अपने आप को खुद ही भारत रत्न घोषित करवा लिया, तीसरे को जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तब उनको भारत रत्न दिया गया। उस परिवार की एक साख तो है दुनिया में, एक मर्यादा, एक
एक एक पहचान तो है, एक प्रतिष्ठा तो है। उनकी नीतियों को लेकर के उन्होंने जो कारनामे किए हैं उनको लेकर के हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और कुल मिलाकर के सारे जो है वो 30 साल से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री, बल्कि 35 साल से ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे। तो उस खानदान से अगर आप आते हैं तो आपकी वाणी में जो एक दिखाई देना चाहिए, एक गरिमा, एक मर्यादा, वो भी आपने जो है सब उठा करके खूंटी पे टांग दी है। तो ये चीजें जो हैं, चूंकि आपकी विश्वसनीयता कुछ नहीं है, आपको पब्लिक लगातार रिजेक्ट कर रही है, और जब आपको रिजेक्ट भी कर रही है, आपको भीतर से अपमानजनक भी लग रहा है, और आप दोगुनी ताकत से फिर गालियां निकालना शुरू करते हैं प्रधानमंत्री। किस लिए? क्योंकि इनको ये लगता है कि यार मैं प्रधानमंत्री जैसा क्यों नहीं आचरण कर पा रहा हूं, मैं उतना अनुशासित क्यों नहीं हूं, मैं उतना परिश्रम क्यों नहीं कर रहा हूं, लोग मुझे उतना प्यार क्यों नहीं करते हैं जितना नरेंद्र मोदी से करते हैं। और बताऊं एक बात आपको, सबसे बड़ी पीड़ा क्या है राहुल गांधी की? क्योंकि नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर, एज लीडर बीजेपी के, इनको लेजिटिमेट नहीं करते हैं, इनको मान्यता नहीं देते हैं, इनकी किसी बात पर रिएक्ट नहीं करते हैं। इनको लगता है कि यार एक दो बार तो रिएक्ट कर दो, लोग मुझे गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे। आप तो मेरी किसी आरोप पर, किसी गाली पर रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने इनको ऐसा छोड़ दिया है कि जैसे है ही नहीं कोई। आपको जो भौंकना है आप भौंकिए, जो आपको गाली देनी है आप गाली दीजिए। वो एक पुरानी कहावत है कि हाथी जो है वो बाजार से गुजर जाता है और बाकी लोग जो है अपना वो भौंकते रहते हैं। तो इनकी वो हालत करके छोड़ी है। इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी दो चार बार अगर इन पर रिएक्ट कर दें, या एक दो बार बुला करके बात कर लें, मीटिंग वीटिंग कर लें, तो लोग भी इनको गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे। नरेंद्र मोदी इनको वो अवसर दे नहीं रहे, इसलिए ये बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी इस बात को बड़ी गंभीरता से जानते भी हैं। हाउस के अंदर ये भले लिपटे चिपटे आंख मारे जो कुछ भी करें, तो जितना इनकी खिंचाई करनी होती है प्रधानमंत्री की तो अपनी शैली है, और वो गजब संज्ञा और उपमाएं देने के लिए मतलब जाने ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को वो कभी छोड़ते हैं, लेकिन इस लायक भी नहीं छोड़ते कि राहुल गांधी उसको तमगी की तरह, उपलब्धि की तरह अपने सर पर सजा के घूम सके। लेकिन उसी के साथ दर्शकों, खतरनाक बात यह है कि राहुल गांधी अब इस देश की लोकतांत्रिक जो पूरी प्रक्रिया है उसको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उनको ले कोई नहीं रहा है गंभीरता से। संतोष की बात यह है कि सर 270 से ऊपर जो पूर्व राजनयिक हैं, जजेस हैं, जस्टिस हैं, सीनियर लोग हैं, उन लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है, मैं समझता हूं कि हाल के दिनों में इस तरह की जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं और साथ बेहद महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, पुलिस अधिकारी हैं, पूर्व नौकरशाह हैं और जुडिशरी के लोग हैं, उन्होंने जो एक पत्र लिखा है, अब ऐसा लगता है कि समाज को ये बुरा लग रहा है, समाज के प्रबुद्धों को ये बुरा लग रहा है कि आप इलेक्शन कमीशन की प्रामाणिकता को इस तरह से संदेह के दायरे में ले आने का प्रयास कर रहे हैं। और यहीं पर आपने जो बात कही ना कि राहुल गांधी को हमारी सेना के संस्कार का नहीं पता है, हमारी पुलिस के संस्कार का नहीं पता है, और सबसे बड़ी बात, हम सनातनी भारत के बहुसंख्यकों की दो उंगली जो 2014 से नाच रही है और इनको नचा रही है, उसके संस्कारों का इन्हें अंदाजा नहीं है। इसलिए बार बार ये फेल हो रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से भी फेल हो रहे हैं। और जब इन्होंने हसरत पाली कि जेनजे उतर जाएगा और हंगामा कर देगा, तो जेनजे, जेनजी, जेनजेड जो भी कहिए, आप देखिए ना अरुणाचल में कैसे उतर गया और किस भाव से उतर गया। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग इस तरह से उतर रहे हैं। तो राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि जिस दिन ये भीड़ उनके पीछे उनको अंजाम तक पहुंचाने के लिए अगर उतर गई, तो उंगलियों से लेके और पैरों तक का सफर इनको बहुत भारी पड़ जाएगा। ये भारत है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कोई श्रीलंका नहीं, ये कोई पिद्दी बांग्लादेश नहीं, ये छोटा सहोदर हमारा जो कभी हिंदू राष्ट्र था, उसके हिंदू राष्ट्र की राष्ट्रीयता को छीन लिया गया। वो नेपाल भी नहीं, लेकिन नेपाल भी अब धीरे 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 सर
मैं आप से आगे बात होगी तो मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा नेपाल के बारे में, क्योंकि नेपाल में मेरे अच्छे सूत्र हैं। नेपाल जी जी। वापस, मैं कह रहा हूं आपको, नेपाल वापस अपने हिंदू राष्ट्र की तरफ की यात्रा पर चलने को तैयार है बेहद निकट भविष्य में। मैं समय सीमा नहीं कह सकता, लेकिन बेहद निकट भविष्य में आपको नेपाल में सनातन यानी हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना की संभावनाएं साफ साफ तौर पर दिखाई देने लग जाएंगी। सर, आपने हमें समय दिया। और राहुल गांधी के मुस्तकबिल, देखिए सर, मुस्तकबिल वगैरह कर देता हूं तो फ्यूचर कहता हूं तो लोग नाराज उतने नहीं होते, भविष्य कहता हूं तब तो खुश हो जाते हैं। लेकिन अब हमारे दर्शक भी ऐसे हैं, मुस्तकबिल अगर मैं कह दूं तो बहुत सारे लोग चिढ़ जाते हैं। और दर्शकों, अब आपको समझ में आता होगा कि ओमकार सर या हमारे यहाँ राहुल गांधी पर क्यों चर्चा बेहद जरूरी है, क्योंकि आदमी शातिर है। और मैंने सर जयपुर डायलॉग्स में जब अंतिम सत्र में शत्रुबोध वर्सेस शत्रु नाश का जो समापन सत्र था, मैंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई कांग्रेस पार्टी को भारत में राजनीतिक विपक्ष समझता है तो यह उसकी भूल है। भारत में कांग्रेस पार्टी राजनीतिक शत्रु है, इसलिए उसका राजनीतिक रूप से नाश होना परम आवश्यक है, जो हम 2014 से कर रहे हैं। सर, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ ओमकार सर और मुझे दोनों को आज्ञा दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ओमकार सर जब भी प्रारूप के इस मंच पर पधारें और आपके लिए कोई कंटेंट लेके आए, आपको सीधे सूचना मिल सके। इसी के साथ हमें और ओमकार सर दोनों को नमस्ते, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।